नमस्कार सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो ज्योग्राफी के पुस्तक हैं उसका पहला जो इकाई है, इकाई फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके बारे में हम विस्तृत तौर पे पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि संसाधन क्या है, संसाधन के कितने भाग हैं, संसाधन को वर्गीकरण कैसे क्या हुआ है, उसके बारे में हम विस्तृत से बता दिए हैं पिछला वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो को देख लीजिए। इसी कड़ी में हम अब भारत के संसाधन नियोजन भी बताए थे, संसाधनों का संरक्षण भी बताए थे, संसाधनों का विकास भी बताए थे, कब क्या पृथ्वी सम्मेलन हुआ, सारा कुछ हम बता दिए थे। और अब हम जो जुड़ने वाले हैं वो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत समझेंगे उसकी क्या विशेषताएं हैं, कितने भाग हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का जो पहला मेन पॉइंट है वो है आपको भूमि संसाधन। अब भूमि संसाधन में हम लोग समझते हैं, जैसे पूर्व के अध्याय से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। यानी किसी भी देश की जो समृद्धि है वो जो उनके पास उपलब्ध संसाधन है उनका उचित उपयोग पे ही निर्भर है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले साधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान और संस्थाओं का सहयोग भी है। अब हम लोग बात करेंगे भूमि संसाधन। हम भूमि पर निवास करते हैं। हम लोग कहाँ निवास करते हैं? भूमि पर निवास करते हैं। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। हम विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के तौर पे माना जाता है। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन भी है। जैसे आप इस पे कृषि यूज कर सकते हैं, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य पालन, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। जब पूछा जाता है कि मौलिक संसाधन किसे कहा जाता है तो भूमि संसाधन को ही मौलिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हो सकते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि व घाटियाँ होती है। अगला है कि भारत भूमि संसाधन में जो है एकदम संपन्न है और जितना इसके पास मतलब भारत के पास कुल उपलब्ध भूमि के 43% भाग पर मैदान का विस्तार है और 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। जैसा कि आप इस भारत में भूमि का भौगोलिक स्वरूप देखते हैं तो आपको देख सकते हैं कि 43% पे आपको मैदान दिख रहा है, 30% पे आपको जो है पठार दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है और 27% पे आपको पठार दिख रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भूमि संसाधन में एक संसाधन आता है मृदा निर्माण। ठीक है, भूमि संसाधन में संसाधन आती है मृदा निर्माण। मृदा पाड़िक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और संगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतल मृदा कहलाती है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का भी पोषण करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। अब हम लोग चलिए मृदा को कारक को देखते हैं। मृदा निर्माण के कारक यानी मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है या मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं, तो उच्चावच या धराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण व समय। तो मृदा निर्माण में जो कारक है वो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। मृदा निर्माण के कारक उच्चावच व धराकृति, मूल्य शैल व चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण व समय। अब हम लोग देखते हैं मृदा के प्रकार एवं वितरण। मृदा के प्रकार एवं मृदा वितरण। मृदा को 6 भागों में जो है विकसित हुई है। जो मृदाएं हैं, मिट्टी है, वह 6 भागों में विकसित हुई है। 6 भागों में विकसित होने का क्या कारण है कि विकसित होने का कारण है कि हमारे भारत की जो भू आकृति है उसमें जलवायु, वनस्पति में जो पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जो विविधता है, विभिन्न प्रकार की पर्यावरण है, वनस्पति है, जलवायु है, तो उसमें विविधता के कारण
मिट्टी को हम 6 भागों में विभक्त करते हैं या मृदाएं 6 भाग में विकसित हुई हैं। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार है। इसका वर्णन हम लोग करेंगे। पहला है आपको जलोढ़ मृदा। पहला है जलोढ़ मृदा। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो अच्छा याद रहेगा। जैसे कि आपको बताते चले, दूसरा हो गया आपको काली मृदा। इसी तरह 6 मृदाओं को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा। ठीक है, यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना हुआ है। ठीक है, और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होता है कि जलोढ़ मृदा कितने हेक्टेयर पर फैला हुआ है। तो जलोढ़ मृदा भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी का गठन। तो जलोढ़ मिट्टी का जो गठन है वो आपको बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो हुआ है, गठन हुआ है, वो कौन कौन चीज़ से होता है? बालू से, सिल्क से व मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो है धुंधला से लेकर लालिमा यानी भूरे रंग का होता है। आपको सबसे शॉर्टकट में समझना है, निर्माण बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होगा और रंग जो होता है वह भूरे रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद है इसको और भी याद करने का मतलब आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। तो देखिए आयु के आधार पे जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है। एक हो गया पुराना, दूसरा हो गया नया। पुरानी मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए पुरानी मिट्टी में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। जो पुरानी मिट्टी होती है उसमें कंकर व बजरी की मात्रा क्या होगी? अधिक होती है, इसलिए बागर कहा जाता है। इसे बांगर भी वैसे कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं बांगर भी रहेगा। जैसे कि इसमें देख लीजिए आपको बांगर दिया हुआ है, तो अगर कहीं ये अगर छूट जाता है तो बागर भी लिखा हुआ रहता है। तो पुरानी मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। बांगर की तुलना में जो नवीन मिट्टी जो होती है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, उसका जो कण होता है वो क्या होता है? महीन होता है, इसलिए इसे खादर कहते हैं। खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है और ये काफ़ी उपजाऊ होता है। देखिए कोई भी मिट्टी हम लोग भी जानते हैं कि अगर उसमें कंकर और बजरी की जो मात्रा है अधिक होगा तो वो उपजाऊ क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर कोई मिट्टी जो बालू एकदम पतला कण होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी उपज जो है क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी। और एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, जैसे पुराना और नवीन। ठीक है, तो हमको सिर्फ याद रखना है नवीन को खादर कहते हैं। और याद करने का एक तरीका है, एक शब्द इसमें से उठा लीजिए, एक शब्द इसमें से उठा लीजिए, एक अक्षर इसमें से, यानी एक अक्षर इसमें से, एक अक्षर इसमें से। इसका अक्षर हम उठाते हैं तो न होता है और इसका अक्षर हम उठाते हैं ख होता है। नख, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाखून को भी हम लोग नख कहते हैं, तो नख आप लोगों को याद रखना है। जैसे ही बात नवीन की आएगी आप लोग खादर मार देना है। दूसरा जो पुराना बच जाएगा, जैसे पुराना बच जाएगा तो वो आपको स्वतः बांगर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल आता है कि जलोढ़ मिट्टी में क्या चीज़ की प्रधानता है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। देखिए इसमें पोटास रहता है, फास्फोरस रहेगा, चूना रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन की कमी रहेगी। तो सवाल पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो पोटास, फास्फोरस और चूना। और किस तत्व की कमी होती है? तो है नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखना है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा होता है।
अब एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, क्या आप जानते हैं जो उत्तर बिहार में बालू प्रधान क्षेत्र है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहा जाता है, जो कि आपको पटना क्षेत्र के तरफ है। तो जो दियारा भूमि है वह कौन सी मिट्टी है, तो वह है आपको बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी है। और यह जो है मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है, यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं और यह मक्का की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला टॉपिक है काली मिट्टी। काली मिट्टी देखते हैं, इसका रंग काला होगा, एकदम नाम से ही मालूम है कि यह काला होगा। इसमें कौन कौन चीज़ उपस्थित होते हैं, तो लिखते जाइएगा, एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कण। ठीक है, और यह किस चीज़ के लिए उपयुक्त है, तो यह कपास की खेती के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या कहेंगे, काली कपासी मृदा भी कहेंगे। ठीक है, यह भी लगभग भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है, जो खास करके दक्कन के लावा प्रदेश में, जैसे कि आप कुछ राज्यों के नाम याद रख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इस मिट्टी का निर्माण जो है, जो मूल शैल है, निर्माण क्या है, मूल शैल एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। और इस मृदा का स्थायी नाम क्या है, तो इस मृदा का स्थायी नाम क्या है, रैगुर है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रैगुर किस मिट्टी को कहा जाता है, ऑप्शन आएगा काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो काली मिट्टी को क्या कहा जाएगा, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, यह इसका क्या है, अस्थायी नाम है। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो मूल शैल व ज्वालामुखी के जो बेसाल्ट लावा होता है, उन दोनों के विघटन के कारण इस मिट्टी का क्या होगा, निर्माण होता है। चलिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस मिट्टी में कौन कौन से चीज़ होते हैं। तो देखिए, इस मृदा में आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है, किंतु इसमें फास्फोरस की कमी होती है। इसमें क्या होगी, फास्फोरस की कमी होगी। पहले वाले जो जलोढ़ मिट्टी थे उसमें नाइट्रोजन की कमी थी, इसमें फास्फोरस की कमी है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं तीसरा है लाल एवं पीली मिट्टी। इसका विकास, मृदा के विकास की बात करेंगे तो यह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान के द्वारा सामान्यतः 100 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा में अब हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ की विद्वान है, तो इस मृदा में जो है लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। तो नाम से ये स्पष्ट है, लाल एवं पीली मिट्टी का रंग कैसा होगा, लाल होगा। ठीक है, लेकिन जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। अब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग कैसा होगा, तो लाल होगा, लेकिन जैसे इसमें जल योजन हो जाएगा तो ये कैसे रंग की हो जाएगी, पीले रंग की हो जाएगी। अब इसका निर्माण कैसे होगा, तो मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटित एवं रूपांतरित होने से बनता है। अब लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, तो लाल मिट्टी का निर्माण होने के लिए क्या चाहिए, ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटित एवं रूपांतरित होने से बनेंगे। अब इसका विस्तार, तो यह भी भारत में 7.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि में पाया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ आपको फैली हुई है, तो ये जो है आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार व मेघालय के पठार के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ये कैसा, क्या ये उपजाऊ होता है, तो देखिए ये जो मिट्टी होता है
इसमें जैव पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण यह मृदा जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, काली मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, उससे इसका उपजाऊ क्षमता क्या हो गई, कम हो जाएगी। कारण क्या है, जैव पदार्थों की कमी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर उर्वरक का उपयोग करते हैं तो इसकी उत्पादक क्षमता को क्या होगा, बढ़ाई जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, मूंगफली, तंबाकू फलों का उत्पादन क्या होगा, किया जा सकता है। चलिए अगला है लेटेराइट मिट्टी। क्या है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटर जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ईंट होता है। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या, निर्माण कहाँ होगा, उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अब ये कहाँ कितना पे फैला हुआ है, तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें किस तत्व की प्रधानता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है, लाल होता है। अगर हम रंग की चर्चा करेंगे तो इसका भी रंग, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होगा, लाल रंग होगा। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, किसके कारण, एल्युमिनियम एवं लोह के ऑक्साइड के कारण। ठीक है, इसका रंग क्या होगा, लाल होगा। और इस प्रकार की मिट्टी में अगर हम रासायनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन किया जा सकता है, वैसे उत्पादन नहीं होता है। अब ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, और कुछ ऐसे क्षेत्र है जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का खेती किया जाता है। और सबसे उपयुक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती भी उपयुक्त माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी, तो आप लोग क्या बताइएगा, लेटेराइट मिट्टी। देखिए इस प्रकार की मिट्टी होती है। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। ठीक है, इस मिट्टी का भी रंग जो है लाल या हल्का भूरा होता है। ठीक है, ये आपको राजस्थान, सौराष्ट्र यानी राजस्थान की पश्चिम राजस्थान में आपको दिखेगा, सौराष्ट्र में दिखेगा, कच्छ में दिखेगा, पश्चिमी हरियाणा में दिखेगा, दक्षिण पंजाब में दिखाई देगा आपको। देखिए इस सब मिट्टी में जो है ना आपको वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव होता है, किंतु अगर आप सच्चाई का व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो उसमें कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। ज़्यादातर इस सब क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत कम रहता है। चलिए अब लास्ट है पर्वतीय मृदा। लास्ट है पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां पर्याप्त वर्षावन पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कण वाली अपरिपक्व मैदान के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में भू आकृति, वनस्पतिक एवं जलवायु दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन चीज़ का उत्पादन होता है, फिर से हम लोग देखेंगे। ये जो होता है यह अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। उसके बाद है कि यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त सभी मृदा के वितरण को मानचित्र संख्या 1 पॉइंट में देखा जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी मृदा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पर्वत, वन, जलोढ़, सारा कुछ इसमें आपको दिया हुआ है। लेटेराइट मृदा। अब जो कि अगला टॉपिक है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। आज हम लोग भूमि का उपयोग जिस तरह से समय के अनुसार बदल रहे हैं, तो वही देखना है कि भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग, मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है, जैसे वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, ये सब है कि भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप है। अब है कि भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है। तो भारत में भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। भारत में भू उपयोग का 2 प्रमुख कारक जो है निर्धारित कर रहा है। पहला है भौतिक और दूसरा है मानवीय कारक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु व मृदा को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि भू उपयोग के 2 कारक हैं। तो भौतिक कारक में हम लोग क्या करते हैं, भू आकृति, जलवायु व मृदा को सम्मिलित करते हैं, जबकि मानवीय कारक में हम लोग जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल करते हैं। एक बार और हम लोग देखते हैं। भौतिक कारणों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु व मृदा। मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि को शामिल करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसी में थोड़ा सा आगे दिया हुआ है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93 यानी 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। यानी कि जो जनसंख्या जो परसेंटेज है उसमें सिर्फ हम लोग 93% भूमि का ही उपयोग करने का आंकड़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत, जो जम्मू कश्मीर में जो POK है, पाक ऑब्जर्व कश्मीर, एवं चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। यानी कि अभी भी भारत में सिर्फ हम लोग 93% ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। 7% ज़मीन जो है हमारा अभी भी इधर उधर है, जिसमें आपको कुछ ज़मीन पाक अधिकृत जो ज़मीन कब्जा कर लिया वो, और कुछ ज़मीन जो है चीन अधिकृत कर लिया है, उसका अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं भूमि के उपयोग के कारण, जो कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। क्लियर बात है कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि PDF ही इसी प्रकार से था। ठीक है, चलिए इसमें अब उतना कुछ इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सवाल है कि भारत की जितनी % क्षेत्रफल है, क्या उसमें कृषि योग्य भूमि कितना है। तो वर्तमान समय में उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भाग ही कृषि योग्य भूमि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है कि शुद्ध बोए गए विस्तार में सभी राज्यों में पर्याप्त है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में यह 10% से भी कम में खेती होती है। तो यानी सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि अगर किसी राज्य में है तो वो आपको पंजाब व हरियाणा में जितनी भी ज़मीन है उसका 80% भाग पे क्या होता है, खेती होता है। वही आप पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड
इधर अगर आप जाते हैं तो वहाँ की जो भूमि है वहाँ 10 से 15% भूमि पर क्या होता है, कृषि होता है। जबकि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए किसी देश की क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है भाग पे जो है वन होना चाहिए, तो ये 33% भाग पे वन होना चाहिए। इसी में आता है कि पहला राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था, तो पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में बनाया गया था। आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है, जो पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के भी स्रोत है। बंजर भूमि एवं गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। अब हम बात करेंगे भू संरक्षण व भूक्षरण व भू संरक्षण। तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी व सामुद्रिक लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। गुरुत्व बल के प्रभाव से सभी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर खलसित होती है। पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थिति पैदा हुई है, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अंतर्वृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं संतारिक संगठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों पर क्षरित हो जाती है। चलिए, अगर हम देखें तो भारत में इस प्रकार जितने भी सारी मिट्टी हैं उस प्रकार 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है और ये निम्नीकृत हो गया है। इस निम्नीकृत भूमि का 28% भाग पे वन और 56% भाग पे जल अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो भूमि क्षरण हुआ है उसमें 13 लाख हेक्टेयर पे भूमि का नुकसान हुआ है, जिसमें 28% पे वन और 56% जो है जल के कारण यह भूमि बर्बाद हुई है। चलिए, इस सब में कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए जो है आप लोग इसको ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सोपानी कृषि किसे कहा जाता है? मरुस्थलीय मृदा का निम्न में से क्या है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इन सभी 5 क्वेश्चनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।